आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हमारे पास लीडिंग, मैनेजिंग, फॉलोइंग, ठीक है। ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। अगर टॉपिक का आउटलाइन देखें तो उसमें हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है, और लीडरशिप की थेरीज कौन कौन सी हैं। तो ये दो चीजें हमारे पास जो है ना वो आती हैं, लीडरशिप थेरीज और मैनेजमेंट का प्रोसेस। और ये दोनों चीजें आपको इस चैप्टर में से जो है ना वो मिलेंगी, चैप्टर नंबर 4 में से। अब हमारे पास इस चैप्टर में हमने जो आउटलाइंस है वो कौन कौन सी हैं, लीडर और मैनेजर का डिफरेंस क्या है, लीडरशिप होता है क्या बेसिकली, ट्रेडिशनल लीडरशिप थेरीज कौन सी हैं। ये नेक्स्ट सारी हमारे पास लीडरशिप थेरीज हैं, ठीक है। कंटेम्पररी कौन सी हैं, ट्रेडिशनल कौन सी हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस, और बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है या टॉपिक की आउटलाइन है मैनेजमेंट प्रोसेस, वो भी हमारे पास यही है, ठीक है। ये मैनेजमेंट प्रोसेस कौन सा है या मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से हैं, तो उसमें भी आपने यही चीज जो है वो मेंशन करनी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और यही मैनेजमेंट का प्रोसेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास जो है ना वो नर्स मैनेजर इन प्रैक्टिस का थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है, जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। जो मेन चीजें हैं, जो मेन आपका टॉपिक है रीड करने वाला इस चैप्टर में से, वो जस्ट यहाँ तक है, ठीक है। ये आउटलाइंस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट आउटलाइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले हमारे पास लीडर और मैनेजर का डिफरेंस आ जाता है कि लीडर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दी हुई है, लीडर इज एनीवन हु यूज इंटरपर्सनल स्किल्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ये बहुत ज्यादा मतलब डेफिनेशन जो है ना वो एमसीक्यूज में भी आपके पास आएगी कि लीडर कौन होता है, जो कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करता है और दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। दूसरों को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि हमने कोई काम करना है, हमने किसी गोल को पूरा करना है, तो वो सारे जो है वो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उस एक गोल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। वो हमारे पास लीडर होता है, ठीक है। लीडर ने क्या करना है, अब दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो हमारे पास लीडर है। अब मैनेजर क्या होता है, उसके मुकाबले में मैनेजर हमारे पास एक इस तरह का पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है उसको इम्प्लॉय करती है, उसको जो है वो अपने पास रखती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर एफिशिएंटली अकॉम्प्लिशिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद हायर करती है, ठीक है। एक मैनेजर जो होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ही गोल्स को फॉलो करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ही गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो एफर्ट करता है। लेकिन लीडर ने क्या किया था, उसने सिर्फ अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करनी है, ठीक है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, फिर दूसरे उससे इंप्रेस होके खुद जो है ना उसके गोल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और मैनेजर जो होता है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन खुद हायर करती है पहले, ठीक है, और फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करता है। इनका डिफरेंस ना आपने लीडर मैनेजर का डिफरेंस इस यहाँ से करना है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कि मैनेजर और लीडर का डिफरेंस, ठीक है। ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट्स जो है ना वो आने चाहिए कि मैनेजर में और लीडर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए हमारे पास मैनेजर का क्या लिखा हुआ है। मैनेजर इस तरह का पर्सन होता है जो क्या करता है, मैनेजर गिव्स डायरेक्शन, ठीक है। वो हमारे पास डायरेक्शन देता है, ऑर्डर पास करता है कि मतलब ये करना है, ये करना है या ये करना है। और लीडर हमारे पास कौन सा होता है, जो कि आस्क क्वेश्चन, जो हमारे पास क्या करता है, क्वेश्चन जो है वो पूछता है। मैनेजर है सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स होते हैं और लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। मैनेजर होल्ड्स अथॉरिटी, मैनेजर के पास एक अथॉरिटी होती है, जबकि लीडर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, सिर्फ वो मोटिवेशनल होता है, दूसरों को मोटिवेट करता है। मैनेजर टेल्स यू व्हाट, मैनेजर आपको बताता है कि आपने क्या करना है, और लीडर शो यू हाउ, मतलब वो सिर्फ बताता नहीं कि आपने क्या करना है, बल्कि वो बताता है कि आपने कैसे करना है ये, ठीक है। मैनेजर हैज गुड आइडियाज, मैनेजर के पास जो है वो आइडियाज होते हैं। और लीडर जो होता है हमारे पास क्रिएट एक्शन गुड आइडियाज, मतलब वो एक्शन परफॉर्म करता है। मैनेजर रिएक्ट्स टू चेंज, मैनेजर जो होता है वो रिएक्ट करता है जब भी कोई चेंज आता है, तो वो उसको मतलब टेंशन होती है कि हमारी कंपनी जो थी वो इस तरह से चल रही है तो अब इसके अंदर चेंज आने लगा है, जबकि लीडर जो होता है वो चेंज क्रिएट करता है, ठीक है। मैनेजर ट्राइज टू बी अ हीरो, मैनेजर जो है वो हीरो मतलब कहते हैं हीरो बनने की ट्राई करता है, जबकि लीडर ऑलरेडी एक हीरो होता है, ठीक है। मैनेजर जो होता है वो एक्सरसाइज पावर, मैनेजर हमारे पास क्या करता है कि एक्सरसाइज करता है पावर, मतलब ये है कि वो पावर उसके पास होती है। लीडर जो है डिवेल्प पावर, मतलब मैनेजर के पास ऑलरेडी पावर होती है, क्योंकि मैनेजर की अथॉरिटी, मैनेजर की जो सीट होती है, जो मैनेजर की वैकेंसी होती है उसमें ऑलरेडी एक पावर है, लेकिन लीडर जो है वो बाद में लीडर बन के जो है वो पावर डिवेल्प करता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास मैनेजर और लीडर का डिफरेंस है, जो आपने अपनी बुक के अंदर कोई भी स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं आप, और उसके अंदर आपने जो है वो ये लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर बुक की तरफ अपने वापस आए तो हमारे पास लीडर और मैनेजर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे करके आपने ये पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है साथ के साथ। अब लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि लीडरशिप में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब लीडरशिप फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का मतलब ये होता है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर की है, ठीक है, अपने पास, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर पे दे रही है और आप उनके गोल्स के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मल लीडरशिप होती है। इनफॉर्मल लीडरशिप होती है कि आपको किसी ने हायर नहीं किया, आप वैसे ही जो है वो एक टीम लीडर के तौर पर, एक ग्रुप था, ठीक है, उसको आपने मोटिवेट किया, उसको आपने कहा कि हम ये आइडिया है, हम इसकी तरफ जो है इसके ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे और अपने गोल की तरफ जो है वो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने हायर नहीं किया, किसी अथॉरिटी ने हायर नहीं किया, बस वैसे ही आप मतलब अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहे हो, तो वो आपकी इनफॉर्मल लीडरशिप में आ जाता है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप वैसे ही जो है वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो ये आप कह सकते हो ये हमारे पास इनफॉर्मल लीडरशिप में आ जाता है। उनके पास प्रॉपर स्किल्स होती हैं, जबकि इनफॉर्मल लीडरशिप में कोई प्रॉपर जो है वो स्किल्स नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडरशिप का थोड़ा सा लिखा हुआ है। पहले हमने क्या पढ़ा, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और वो आपने यहाँ से भी करना है और ये वाले पॉइंट्स जो है वो ऐड करने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लीडरशिप दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हमारे पास ना लीडरशिप थ्योरी स्टार्ट होती हैं, जो आपकी बुक में टॉपिक 5 है ना लीडरशिप थ्योरीज, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। वो आपने यहाँ से करनी है। पहले आपने ये देख लेना कि लीडरशिप थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज में हमारे पास ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे करेंगे आप तो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज आ जाते हैं, जिसमें क्वांटम लीडरशिप है, ट्रांजेक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है और शेयर्ड है, ये इसके अंदर ही सारी आएंगी। ठीक है, सर्वेंट लीडरशिप और इमोशनल लीडरशिप आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ लीडरशिप की थेरीज हैं जो हमने डिस्कस करनी है। आपको इनका मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसे अपने अपनी वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हो। सबसे पहले आपके पास ट्रेडिशनल लीडरशिप थेरी आती है। ट्रेडिशनल लीडरशिप थेरी बेसिकली तीन थेरीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से बात को सुनना है। ट्रेडिशनल लीडरशिप थेरी में हमारे पास तीन तरह की थेरीज जो है वो आती हैं। एक हमारे पास आती है ट्रेड थेरी, ठीक है, एक हमारे पास बिहेवियरल थेरी और एक हमारे पास कॉन्टिजेंसी थेरी आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास आई थिंक सो शायद लिखा भी होगा कि इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की थेरीज आती हैं। ये लाइन आपने कल अंडरलाइन करनी है। ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी, इस लाइन को अंडरलाइन करें। ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर हमारे पास तीन तरह की थेरीज हैं। पहले आपको बात ये याद होनी चाहिए, ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है और कॉन्टिजेंसी थ्योरी है। ठीक है, अब ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या है और बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है और कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहती है? ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडर्स जो होते हैं ना वो कहते हैं लीडर्स जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, मतलब जब इंसान पैदा होता है ना तो उसके अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज होती हैं जो उसको लीडर बनाती हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो इनबॉर्न लीडर होते हैं, उन्हें उनके अंदर नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से पहले से ही कुछ इस तरह की क्वालिटीज होती हैं कि वो लीडर होते हैं। ठीक है, ये ट्रेड थ्योरी कहती है। ये जब आप पढ़ेंगे ना ये सारा इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि कुछ लोग इनबोर्न लीडर्स होते हैं, मतलब वो नेचुरली ही पैदा होते ही उनके अंदर कुछ क्वालिटीज इस तरह की होती हैं, वो आउटस्पोकन होते हैं, वो अच्छा बोल सकते हैं, वो लीड अच्छा करते हैं। ठीक है, वो नेचुरली ही लीडर होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है। आगे हमारे पास आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है कि लोग जो हैं वो कुछ नेचुरली ही मतलब लीडर नहीं भी हो सकते, तो जब वो मतलब बड़े होते हैं तो वो सीखते हैं कि किस तरह से लीडर बन सकता है बंदा, किस तरह से वो मतलब अपने आप को एज अ लीडर मनवा सकते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, मतलब लीडर कैन बी मेड, लीडर जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि लीडर हो, ये जरूरी नहीं है कि इंसान नेचुरली ही लीडर हो। जब वो बड़ा होता है, वो अपनी नॉलेज गेन करता है, तो उसके बाद भी उसको कुछ अकल वगैरह आती है और वो अपनी चीजें मैनेज करता है, तो वो लीडर बन सकता है। ये बिहेवियरल थ्योरी कहती है। और जो हमारे पास कॉन्टिजेंसी थ्योरी है, थर्ड वाली थ्योरी, वो कहती है कि लीडर जो है ना वो मतलब लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो चेंज होता रहता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर लीडर जो है वो हर सिचुएशन में एक जैसा स्टाइल जो है वो अपनाए। ठीक है, कभी उसको कोई स्टाइल अपनाना पड़ता है, कभी उसको कोई स्टाइल अपनाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ था, कॉन्टिजेंसी अप्रोच सजेस्ट दैट मैनेजर अडेप्ट देयर लीडरशिप स्टाइल इन रिलेशन टू चेंजिंग सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडर जो है वो अपना स्टाइल अडॉप्ट करता है।
जैसे लीडरशिप बिहेवियर रेंज फ्रॉम अथॉरिटेरियन, कभी वो अथॉरिटी वाला बन जाता है और कभी वो मतलब मशवरा लेने वाला बन जाता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है नर्स मैनेजर। जो नर्स मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी यूज करती है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, यानी कार्डिक अरेस्ट वगैरह है। लेकिन जब उसने मल्टीपल सिस्टम फेलियर के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है तो वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करेगी। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पता है ना कि आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या करना है, मैंने पेशेंट को ये लगाना है, मैंने पेशेंट को ये लगाना है, ठीक है। तो आपने अथॉरिटी वाला स्टाइल यूज करना है कि आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको पेशेंट की केयर इस तरह की चाहिए जिसमें 3-4 लोगों ने मिलकर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसमें आपने पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करना है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि जो भी स्टाइल लीडर यूज करता है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह की है, ठीक है। और यही कॉन्टिजेंसी थ्योरी कहती थी कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी का मतलब ये है कि लीडर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो नहीं डिसाइड करता कि मैंने कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करना है, बल्कि सिचुएशन जो होती है वो डिसाइड करती है कि लीडर ने कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करना है। तो ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी थी, ठीक है। अब हमने 3 तरह की थेरीज पढ़ी ट्रेडिशनल लीडरशिप के अंदर। ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर हमारे पास कितनी तरह की थेरीज आ जाती हैं? 3 तरह की थेरीज आ जाती हैं। और इसके अंदर जो हमने पढ़ी वो कौन कौन सी थी? बिहेवियरल, सबसे पहले ट्रेट है, टी से ट्रेट थ्योरी, बी से बिहेवियरल थ्योरी एंड कॉन्टिजेंसी थ्योरी, ठीक है। ये 3 थेरीज इसके अंदर आ जाती हैं। ट्रेट थ्योरी का मतलब क्या था कि इंसान जो है वो नेचुरली लीडर होता है। बिहेवियरल थ्योरी का मतलब क्या था कि इंसान नेचुरली लीडर नहीं भी हो सकता, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर हम क्वालिटीज वो पैदा कर सकते हैं कि वो एज अ लीडर एक्ट करे। और उसके बाद कॉन्टिजेंसी थ्योरी कहती है कि लीडरशिप स्टाइल चेंज होता रहता है, जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह का लीडर जो है वो अपना लीडरशिप स्टाइल अपनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल लीडरशिप थेरीज में 3 तरह की थेरीज थी जो हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमारे पास ना आता है कॉन्टेम्पररी थेरी। अच्छा, यहाँ पे ना एक एमसीक्यू वीएचएस में आया था इसके अंदर कि द बेस्ट जो स्टाइल होता है वो कौन सी थ्योरी जो है वो बताती है, तो वो कंटिजेंसी थ्योरी उसका आंसर था। मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल चेंज होने वाला जो था वो सबसे बेस्ट होता है कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है। ये यूएचएस का एक एमसीक्यू आया था, तो अगर आता है तो आपने कंटिजेंसी थ्योरी लगाना है कि सबसे बेस्ट थ्योरी जो है वो कंटिजेंसी थ्योरी है। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सीरीज की टाइप में कंटेम्परेरी थ्योरी आ जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी की। अब नेक्स्ट हम आ जाए अपनी बुक के अंदर कंटेम्परेरी थ्योरीज, जहाँ पे लिखा हुआ है जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो अपने साथ साथ ही अंडरलाइन है, ठीक है। कंटेम्परेरी थ्योरीज में आ जाए। कंटेम्परेरी थ्योरीज में बेसिकली ना ज्यादातर जोर दिया गया था टीम वर्क पे, ठीक है। एक लाइन एक वर्ड जो होता है वो अपने अपने जहन में रखना, टीम वर्क। ये कंटेम्परेरी थ्योरी कहती थी कि इंसान को ज्यादा टीम वर्क करना चाहिए, ठीक है। टीम वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है। कोलैबोरेशन, ये देखें, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी कोलैबोरेशन होती है, जितनी टीम वर्क होता है वो उतना ही बेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। अब इसके अंदर कंटेम्परेरी थ्योरी के अंदर सबसे पहले थ्योरी आती है क्वांटम लीडरशिप। क्वांटम लीडरशिप हमारे पास बेसिकली एक थ्योरी के ऊपर बेस करती है जिसे हम कहते हैं कैओस थ्योरी, ठीक है। क्वांटम लीडरशिप किस थ्योरी के ऊपर बेस कर रही है? हमारे पास कैओस थ्योरी के ऊपर। कैओस थ्योरी, कैओस थ्योरी हमारे पास क्या था बेसिकली? इसका मतलब ये है, ये जो लाइन लिखी है ये बहुत मतलब कह लो कि अच्छी लाइन लिखी हुई है कि रोल्स जो होते हैं वो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। रियलिटी जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है, कभी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कभी चीजें चीजें जो होती हैं वो इजी हो जाती हैं, ठीक है। कभी हमारे पास ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, कभी हमारे पास इजी सिचुएशन होती है, ठीक है। ये जो मूवमेंट होती है ये हमारे सिस्टम के अंदर कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, इसी वजह से इंसान का रोल जो होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। जिस तरह हमने कॉन्टिजेंसी के अंदर पढ़ा ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल चेंज होता रहता है, इस तरह से उन्होंने कहा कि रोल्स जो होते हैं ना वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अगर डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तो आपका रोल किसी और तरीके से होगा, ठीक है। अगर आपका आसान सिचुएशन है तो आप किसी और तरीके से डिसीजन लोगे। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो डिसीजन लेने वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये सारी चीजें रोल के अकॉर्डिंग, रियलिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। ये कैओस थ्योरी थी, और कैओस थ्योरी को उन्होंने क्वांटम लीडरशिप में एक्सप्लेन किया, यानी चेंज होती रहती है, जो चेंज होती रहती है और डिपेंड करती है कि आपका जो आपके रोल्स को आपकी जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो हमारे पास क्वांटम लीडरशिप के अंदर आ जाती है चीज, ठीक है। Quantum leadership demands a different way of thinking about work and leadership. Change is expected, ठीक है। मतलब चेंज जो है वो आपके पास होता रहता है, सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती है।
उसके बाद जी इंफॉर्मेशनल पावर प्रीवियसली द परव्यू ऑफ द लीडर इज नाउ अवेलेबल टू ऑल पेशेंट एंड स्टाफ लाइक कैन एक्सेस अनटोल्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। द चैलेंज हाउएवर इज टू असिस्ट द पेशेंट। कि अगर उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि मतलब पेशेंट और स्टाफ को भी डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जो स्टाफ का काम होता है वो ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करे और आगे अपने लीडरशिप स्किल्स यूज करते हुए उस चेंज के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है। तो क्वांटम लीडरशिप में आपने सबसे पहले याद रखना है कैओस थ्योरी के ऊपर बेस करती है। कैओस थ्योरी का मतलब क्या है कि रियलिटी हमारे पास चेंज होती रहती है और रियलिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है। आसान भी हो सकती है। कोई पार्ट मूवमेंट जो होती है वो सिस्टम के अंदर होती रहती है। कभी जो सिस्टम है वो मोस्ट इजीली जो है वो फ्लो कर रहा था, कभी डिफिकल्ट। उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज के अकॉर्डिंग ही आपके डिसीजंस चेंज होते रहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वांटम लीडरशिप। आगे आपके पास सेकंड है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ सोशल एक्सचेंज थ्योरी है। ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लें आप अपने पास, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मतलब क्या है कि हमारे पास लोग जो होते हैं वो आपस में इंगेज होते हैं। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन करते हैं। जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो लीडर और फॉलोअर के दरमियान होता है। ठीक है। मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन उनका चलता है, तो इसको हम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी है ना वो बेसिकली इस तरह से बनाई गई है कि जितना ज्यादा आप आपस में एक दूसरे को रिवॉर्ड करते हो, यानी अगर एक बॉस है और वो अपने फॉलोअर्स को, यानी एक लीडर है अपने फॉलोअर्स को जो है वो जितना अच्छा रिवॉर्ड देता रहता है, तो ये जो है ना लीडरशिप ज्यादा अच्छे से जो है वो काम करती रहती है। ठीक है। और ज्यादा अच्छे से चलती रहती है। जैसे हमारे पास ना यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड बाय पार्टिसिपेटिंग पार्टीज। फॉर एग्जांपल, स्टाफ रिस्पॉन्ड अफर्मेटिवली टू अ नर्स मैनेजर रिक्वेस्ट टू वर्क ओवर टाइम इन एक्सचेंज फॉर ग्रांटिंग स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर टाइम ऑफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक मैनेजर है, ठीक है, उसने कहा है कि तुम जो है ना वो एक्स्ट्रा काम कर लो। ठीक है। जैसे आपके हॉस्पिटल की अगर हम एग्जांपल देना, तो आप मॉर्निंग ड्यूटी कर रही हैं। ठीक है। तो आपकी जो मैनेजर है, जो आपकी हेड नर्स है, वो आपको कहती है कि आप मॉर्निंग के साथ इवनिंग भी कर लो। तो अगर आप मॉर्निंग के साथ इवनिंग करोगे ना तो मैं आपको कल का डे ऑफ दे दूंगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप खुशी खुशी से जो है वो मॉर्निंग के साथ इवनिंग कर लोगे कि ठीक है मुझे कल की छुट्टी मिल जाएगी तो मैं मॉर्निंग के साथ इवनिंग कर लेती हूँ। मतलब जब जैसे जैसे रिवॉर्ड मिलता है ना, तो इंसान खुशी खुशी जो है वो पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। यानी लीडर को जो है वो फॉलो करता है जब उसको रिवॉर्ड मिलता है। इस थ्योरी को उन्होंने कहा था ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। यानी जितना आप रिवॉर्ड देते हो, रिवॉर्ड देने के बदले में आपको जो है वो फॉलो किया जाता है, आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ठीक है। इसको प्रिंसिपल कौन सा है? ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी। और ये बेसिकली बेस करता है बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स के ऊपर। यानी जितने ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है आप उतना ज्यादा ही लीडर को फॉलो करते हो। ठीक है। तो ये आपके पास आती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी बेस्ड ऑन सोशल एक्सचेंज थ्योरी, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स के ऊपर। एग्जांपल आपने अपनी याद रख लेनी है कि अगर आपको स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ओवर टाइम लगाओ इन एक्सचेंज ऑफ टाइम ऑफ या डे ऑफ या कुछ भी, तो आप जो है वो जल्दी फॉलो करते हो, उसको जल्दी जो है वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हो। ठीक है। तो ये आपके पास आती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। अब नेक्स्ट आपके पास आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी में ना एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें बेसिकली कहा जाता है कि ये लीडरशिप थ्योरी ये बताती है कि इस तरह का स्टाइल है जिसमें लीडर जो होता है वो बेसिकली इनकरेज करता है, ठीक है, इंस्पायर करता है या मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि वो क्रिएट करें या इनोवेट करें चेंज को। ठीक है। क्या करता है? लीडर इनकरेज, इंस्पायर एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू इनोवेट एंड क्रिएट द चेंज दैट विल हेल्प ग्रो एंड शेप द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द कंपनी। ठीक है। मतलब क्या 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 चीजें होनी है कि लीडर ने क्या करना है? इनकरेज करना है, लीडर ने इंस्पायर करना है, लीडर ने ही मोटिवेट करना है। किसको? एम्प्लॉयज को। क्यों मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को? ताकि वो इस तरह का काम करें कि हमारी जो कंपनी है वो सक्सेस की तरफ जाए, वो प्रोग्रेस करें। ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इस तरह की लीडरशिप जो कि इंडिविजुअल के अंदर चेंज लेकर आए उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्म करना, चेंज लेकर आना। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कौन सी थ्योरी है? जो कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर चेंज लेकर आए, जो उनको मोटिवेट करें। ठीक है। और ये चेंज कौन सा चेंज है? पॉजिटिव चेंज है, एक वैल्यूएबल चेंज हो सकता है। ठीक है। Transformational leadership goes beyond transactional in inspire and motivate the followers.
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास एक लाइन लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप is a leadership style in which leader encourage, inspire and motivate employees to innovate and create the change that will help grow and shape the future success of the company। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन सिंपल आती है तो आप ये इतना भी लाइन लिख देंगे ना, तो ये आपकी बेस्ट डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हमारे पास इज नॉट कंसर्न विद द स्टेटस क्यू, ये स्टेटस क्यू के साथ जो है वो कंसर्न नहीं है, बट विद इफेक्टिव रेवोल्यूशनरी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन सर्विसेज। स्टेटस के साथ नहीं है बल्कि ह्यूमन सर्विसेज, ये लाइन एमसीक्यूज की लाइन है, एज इट इज मतलब आई थी यूएचएस के अंदर, तो हम ग्रीन करेंगे। अच्छा, ये बात है कि इन्होंने कहा है द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज टू जनरेट एम्प्लॉयज कमिटमेंट टू द विजन और आइडिया, और मतलब ये सारा आप रीड करेंगे ना तो इसमें आपको यही मिलेगा कि लीडर ने क्या करना है, इनकरेज करना है ताकि वो बेस्ट जो है वो वर्क कर सके और अपने एम्प्लॉयज को जो है वो मतलब आपका साथ एम्प्लॉयज वगैरह जो है उनके काम आ सके, कंपनी को बेसिकली क्या मिले, प्रोग्रेस मिले। ठीक है, और इसके अंदर बर्न आउट अमंग एम्प्लॉयज एंड, ठीक है, आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज थी वो आपने बस यही याद रखनी है ट्रांसफॉर्मेशनल में। अब आगे नेक्स्ट आपके पास शेयर्ड लीडरशिप आ जाती है। शेयर्ड लीडरशिप बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा मेंबर एक ही लीडरशिप के अंदर इंगेज हो जाते हैं। ठीक है, तो और उनका काम क्या है कि उन्होंने टीम की इफेक्टिवनेस को बेहतर करना है, उसे हम कहते हैं शेयर्ड लीडरशिप। देखिए शेयर्ड के नाम से जाहिर हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा लीडर्स हैं जो आपस में मिल गए हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अब वही सोचा है कि हमने अपनी कंपनी को बेस्ट से बेस्ट की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं शेयर्ड लीडरशिप। आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर मेंबर्स इंगेज इन द लीडरशिप ऑफ द टीम in an effort to influence and direct fellow members to maximize the team effectiveness, उसे हम कहते हैं शेयर्ड लीडरशिप। ठीक है, और कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि दो या दो से ज्यादा लीडर्स हैं जो कि क्या करेंगे, कंपनी की प्रोग्रेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें ना तीन तरह की चीजें हैं शेयर्ड लीडरशिप में। सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम, ठीक है, वर्क ग्रुप्स बनेंगे जो कि काम करेंगे। शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर्ड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक सर्विस है उसको शेयर किया हुआ है, आपस में डिसीजन दो लोग जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब ये होता है ना कि जो हुकूमत होती है वो शेयर की हुई है, मतलब जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी थी, जो पावर थी, जो हायरिंग फायरिंग की पावर है, वो सारी आपस में शेयर की हुई है कि दो लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास तीसरी चीज को लीडरशिप आ जाती है। को लीडरशिप में भी यही है, देखिए उन्होंने आगे लिख भी दिया, टू पीपल वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट अ लीडरशिप रोल, यानी दो लोग हैं जो कि मिलके लीडरशिप का रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, एक नर्स मैनेजर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप भी प्रोवाइड कर रही है और वो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट भी है, तो ये दो रोल्स हैं जो एट अ टाइम वो परफॉर्म कर रही है, तो हम इसे कहते हैं को लीडरशिप। ठीक है, जस्ट आपने ये शेयर लीडरशिप का मतलब क्या है, दो लोग हैं जो कि मिलके लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों जो है वो अपने नॉलेज अपनी एबिलिटी की बेस पे अपनी कंपनी को जो है वो प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं शेयर्ड लीडरशिप। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, एग्जांपल्स क्या लोग एग्जांपल्स उन्होंने तीन दिए हैं, सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम अगर आप बना दो, शेयर्ड गवर्नेंस आ जाती है और को लीडरशिप आ जाती है। ठीक है, ताकि तो आपके पास थ्योरी जो आती है वो है सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी। सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है, सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी कहती है कि भाई जो लीडर होता है ना उसके अंदर एक एक ख्वाहिश होती है, एक डिजायर होती है कि वो अपनी जो कंपनी है या अपने जो लोग हैं उनको सर्व करे। ठीक है, कंपनी नहीं मतलब अपने लोगों को सर्व करे, तो वो जो सर्व करने की एक डिजायर होती है ना, ये सर्वेंट लीडरशिप, मतलब जो लीडर होता है वो एक सर्वेंट होता है, उसकी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि मतलब मैं अपने लोगों को जो है वो सर्व करूँ। ठीक है, अब सर्वेंट लीडर जो होता है ना उसके अंदर तीन तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये ग्रीन लीफ सेंटर जो है इसने बताया कि लीडर के अंदर जो सर्वेंट लीडर होता है उसके अंदर तीन तरह के, एक एम्पैथी है, अवेयरनेस है, परसुएशन। मतलब वो एम्पैथेटिक होता है, वो हर चीज से अवेयर होता है और उसके अंदर मतलब एक डिजायर होती है कि हर चीज को वो परस्यू करे। तो हमारे पास सर्वेंट लीडरशिप कौन सी लीडरशिप है भाई, जिसके अंदर इतनी है सेल्फलेसनेस है कि वो अपने लोगों को सर्व करना चाहता है। ठीक है, यहाँ से ये सबसे अच्छी लाइन है, ओरिजिनेट फ्रॉम अ डिजायर टू सर्व, ये उसके अंदर एक डिजायर है कि वो लोगों को सर्व करे, तो उसको हम कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। और लास्ट हमारे पास इमोशनल लीडरशिप आता है। इमोशनल लीडरशिप हम कहते हैं जो लीडर है ना, इसके अंदर कहा गया है कि जो लीडर है उसके वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है,
मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है कि उसका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि अगर कोई मुश्किल हालात आए हैं तो वो अपने इमोशंस को जो है वो मतलब ज़्यादा ही बर्न आउट हो जाए और बस वो सारा कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाए। वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो वो कंट्रोल करे अपने इमोशंस को। अगर कोई अच्छी सिचुएशन है, तो फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर तो लीडर है, उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं इमोशनल लीडरशिप। और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान किस तरह से हो सकता है, उसका क्या-क्या क्राइटेरिया, ये उन्होंने नीचे दिया हुआ है। अ इमोशनल इंटेलिजेंट डोमेन्स थी, शायद न्यू बुक्स जो है ना उनके अंदर होंगी इमोशनल इंटेलिजेंट डोमेन्स। आई थिंक सो इसके अंदर उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ना इमोशनल इंटेलिजेंस डोमेन्स है पर्सनल कॉम्पिटेंस, और मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, ठीक है? वो आपने करनी है, वो यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन न्यू बुक्स में ना न्यू सिलेबस में वो हैं डोमेन्स। अक्सर वीएचएस में क्वेश्चन आ जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डोमेन्स बताएं, ठीक है? तो वो तो हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स, ये 5 तरह की आ जाती हैं, ठीक है? वो यहाँ पे mention है। तो मैं वो आपको ना उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, वो आपने करनी है। अब ये जो A1 का है ना, ये 5 एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये कभी मतलब इतने इम्पोर्टेंट लगते नहीं हैं, लेकिन ये है कि अक्सर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसको एक दफा, लेकिन मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको रीड करेंगे तो कोई इतने खास नहीं मिलेंगे, इसको फिर भी हम एक नज़र कभी देख लेंगे। ये बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर का था, जो कि उन्होंने इस चैप्टर में, पुरानी बुक है ये, तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट फंक्शन है ना, ये मैनेजमेंट फंक्शन, ये बेसिकली आपके ना मैनेजमेंट प्रोसेस के नाम से आपके कंटेंट के अंदर मेंशन है, ठीक है? अगर तो आपको आता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस बताएं, ठीक है? तो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ना प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग भी है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है? ये चीजें दी हैं, ये 4 हैं यहाँ पे बताए हुए। जो ये 4 इस तरह से बताए हुए हैं बिकॉज ये हेनरी फ्यूल ने बताए थे, 4 तरह के, ठीक है? अगर आपको आता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस बताएं, तो आपने ना अगर हेनरी फ्यूल के बताने हैं तो फिर आपने 4 बताने हैं, ठीक है? 4 फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 तरह के। वैसे ये काफी लंबी जो है ना वो इसकी लिस्ट बनती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट भी वो करते हैं, फायरिंग, फायरिंग भी अंदर आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन जो अगर हेनरी फ्यूल के स्पेशल पूछा है, तो हेनरी फ्यूल के सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है? उसने कौन कौन से बताए थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है? ये 4 तरह के फंक्शंस होते हैं, या मैनेजमेंट 4 तरह की चीजों पे मुश्तमिल होती है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमारे पास 4 स्टेज प्रोसेस होता है, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ये जो 4 स्टेप्स हैं। प्लानिंग में हमने गोल्स बनाने होते हैं, प्लानिंग में हमने प्रेजेंट सिचुएशन को इवेलुएट करना होता है, और उसी से ही हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है, यानी फ्यूचर के बारे में हमने पहले से ही अंदाजा लगाना होता है कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या होगा। फॉर्मुलेटिंग का प्लानिंग स्टेटमेंट, आपने एक प्लानिंग में ही एक स्टेटमेंट बनानी होती है, और प्लान को फिर बाद में एक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? प्लानिंग आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 चीजें जो है, ये 4 स्टेज प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक है? ये यूएचएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 4 वाला, ठीक है? बस इतना ही करना है आपने इसमें से। आगे आपके पास ना ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है। ये अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, तो ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो आप असेसमेंट कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, और आप इवेल्युएशन कर रहे हो, ठीक है? ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है। एक आपके पास कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी होती है, ठीक है? ये आई थिंक सो लिखा होगा यहाँ पे, ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, इसको भी अंडरलाइन करें। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है कि जब कोई आपने सिचुएशन देखनी है, ठीक है? कोई क्राइसिस आए हैं, कोई मुश्किल वक्त आया है, तो आपने उसकी जो है वो उस क्राइसिस की जो है वो देखते हुए क्राइसिस को जो प्लानिंग की है ना, वो आपके पास कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है, ठीक है?
दो तरह की प्लानिंग हमने पढ़ी है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग का मतलब होता है अचानक से कोई मतलब क्राइसिस आया, अचानक से कोई सिचुएशन आई, आपने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की, ठीक है, उसे कॉन्टिजेंसी प्लानिंग कहते हैं। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है कि मतलब आपने बड़ी देर से आप असेसमेंट कर रहे थे, बड़ी देर से आप प्लानिंग कर रहे थे, बहुत देर से आप इवेलुएट कर रहे थे कि भाई मैं फ्यूचर में ये करूंगा, स्ट्रेटजी बना रहे थे आप बेसिकली, ठीक है। तो ये दो तरह की प्लानिंग में जो आपने चीज याद करनी है, प्लानिंग एक 4 स्टेज प्रोसेस है, उसकी 4 स्टेजेस याद करनी है। और उसके बाद प्लानिंग की 2 टाइप्स याद करनी है, दो कि हमारे पास कॉन्टिजेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है, ठीक है। ये दो चीजें आपकी प्लानिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन की वर्क टू बी डन। यूएचएस के अंदर एग्जैक्ट ये लाइन एमसीक्यूज में आई थी कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। और बिल्कुल इसके अंदर ये पहली लाइन दी हुई थी इन्होंने, और इसके ऊपर ऑप्शन थे ऑर्गेनाइजिंग है, या ये कोऑर्डिनेटिंग है, या डायरेक्टिंग है, या कंट्रोलिंग है, ठीक है। और यही लाइन एज इट इज यही लाइन आई थी कि ऑर्गेनाइजिंग में था लिखा हुआ डैश इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी डन, ठीक है। यानी आपने बाद में जो काम होना होता है उसको कोऑर्डिनेट करना होता है कि वर्क जो है वो किस तरह का है, ठीक है, कितने लोग इसके लिए चाहिए होंगे, कौन कौन से लोग हमें चाहिए, और हमने किस किस को कौन कौन सा काम असाइन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करना, ये सारा कुछ हम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं। स्किल्स देखते हैं आप लोग, स्टाफ देखते हो आप लोग, उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज उसको ऑर्गेनाइज करते हो, वर्क को जो है वो ऑर्गेनाइज करना, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इन द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी डन, ये लाइन आपने रट्टा लगा लेनी है, बिल्कुल याद होनी चाहिए एज इट इज। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्क डन। यानी पहले हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट करना था बस, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग दी वर्क टू बी डन, सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है, कभी काम हुआ नहीं होता, ठीक है। अब ये डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि गेटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क डन, मतलब किसी तरीके से आपने करवाना है उस काम को, जो काम आपने सोचा है अब आपने उसको करवाना है। जितने भी लोग हैं आपने उनकी एबिलिटीज को देखते हुए उनको काम असाइन कर दिया था ना, अब आपने उन्हें कहना अब एक्शन करो, ठीक है। जो एक्शन प्लानिंग है ना वो सारी हमारे पास डायरेक्टिंग में होती है कि अब आप ये काम करो। तो जब आप लोगों से काम करवाते हो तो वो आपके पास डायरेक्टिंग में आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखते हुए आपने कहना है कि आप ये काम करो। तो जब आप काम करवाओगे वो आपके पास आएगा डायरेक्टिंग। समझ लगी, दोनों चीजें डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग करना है, बस आपने जो काम करना है उसको सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है। और डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपने उस काम को करवाना भी है, ठीक है, कि आप ये काम कर दो। और लास्ट में हमारे पास कंट्रोलिंग आ जाता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स, कि जो आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं बाद में काम करवा के उसको आपने मेजर करना होता है कि जो हमने सोचा था क्या ये एज इट इज उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप कुछ परफॉर्मेंस मेजर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, ठीक है, इवेलुएटिंग दी परफॉर्मेंस और फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करते हो, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आ जाता है। इसके अलावा क्या रहता है कि भाई आप क्वालिटी मैनेजमेंट मेंटेन रखते हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, तो आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इस तरह के प्रोसेस हैं जो कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मैनेजमेंट के टोटल फंक्शंस में आते हैं, और बेसिकली यही हमारे पास मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाते हैं। आपका जो चैप्टर था ना इम्पोर्टेंट, वो यहाँ तक ही था। आगे ये जो नर्स मैनेजर इन प्रैक्टिस है ये जस्ट रीड करना है आपने, ठीक है। इसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज ये हैं जो मैं आपको कह रही थी ना, AONE की कॉम्पिटेंसीज ये है। ये टेबल आपने जरूर करना है, टेबल 4.2 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखें पर्सनल कॉम्पिटेंसी और सोशल, पहले आपने ये दो याद करने हैं। इसके अंदर मेन हेडिंग्स दो हैं, एक आ जाती है आपके पास पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, ये आया हुआ है जिसमें, और एक आपके पास आती है सोशल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ये दो आपने मेन हेडिंग्स बना ली। पर्सनल कॉम्पिटेंसेस के अंदर आता है कि इस तरह की एबिलिटीज, हाउ वी मैनेज अवर सेल्फ, कि हम अपने आप को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, इसके अंदर ये दो चीजें आती हैं, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर 3 तरह की चीजें आ जाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस में इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाती है कि इंसान को अपने इमोशंस का जो है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट आ जाती है, ठीक है, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने लिमिटेशंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बस यहाँ तक, ठीक है, कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई आप हर काम कर सको। ये आपके पास सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती है। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट में आपके पास कौन कौन सा, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, अगेन
कि आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े कंट्रोल हों, ठीक है? उनको आपने कंट्रोल में रखना है। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आपके काम में ऑनेस्टी होनी चाहिए। अडैप्टेबिलिटी आ जाती है कि आप थोड़े-से फ्लेक्सिबल हो, ठीक है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंज हो। अचीवमेंट आ जाती है, अचीवमेंट का मतलब आपको इतना अच्छा काम करो कि आपको लास्ट में पता चले कि आपने कुछ वाक़ई ही एक्सीलेंस अचीव किया, स्टैंडर्ड। इनिशिएटिव का ये है कि आप लोगों को जैसे ही कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, आप अपना काम स्टार्ट करो। ऑप्टिमिज़्म आ जाता है, ऑप्टिमिज़्म मतलब आपको होपफुल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद सोशल कॉम्पिटेंसीज़ में आता है सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? ये 2 प्रोसेसेस जो हैं सोशल कॉम्पिटेंसीज़ में आ जाता है कि आप रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज करते हो, उसमें ये 2 चीज़ें आती हैं मेन, ठीक है? सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस में आगे एम्पैथी आ जाती है, आप लोगों को एम्पैथी के साथ डील करो। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस आ जाती है, सर्विस है, ठीक है? और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें इस तरह की हैं जिनको आपने ना थोड़ा-सा रट्टा लगा के याद करना है बिकॉज़ इसकी ना कोई इतनी ख़ास सेंस नहीं बनती, जस्ट सच यही बनती है कि पर्सनल कॉम्पिटेंसीज़ में वो वाली चीज़ें हैं जो आपने खुद से मैनेज करनी है, अपने आप से रिलेटेड है और सोशल कॉम्पिटेंसीज़ में वो वाली कैपेबिलिटीज़ हैं, जिससे आपने अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, ठीक है? एम्पैथी से सर्विस देके, इंस्पिरेशनल लीडरशिप देके, गाइड करके, इन्फ्लुएंस करके कैटलिस्ट के तौर पे काम करके, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करके यानी लड़ाइयाँ-झगड़ों को मैनेज करके, बॉन्ड्स बिल्ड करने हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, टीम वर्क करना है, तो इस तरह से करके आपने दूसरों को मैनेज करना है। तो ये करके आप थोड़ा-सा अपने माइंड मैप बना सकते हो और ये जो है ना, ये चीज़ आपने इसको याद करना है। इसका नाम क्या है? एओएनई की इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं वो कौन-कौन सी हैं, ठीक है? ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना इमोशनली इंटेलिजेंट ये उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे आके बना दिया। आपकी बुक के अंदर हो सकता है वहीं पे ही बना हो ये। इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की जो कॉम्पिटेंसीज़ है ना वो ये थी, ठीक है? और इसके अलावा फर्स्ट लेवल मैनेजर कौन-सा होता है? जो सुपरवाइज़ कर रहा होता है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को उसको हम फर्स्ट लेवल मैनेजर कहते हैं। इसको थोड़ा-सा अंडरलाइन कर लें, ठीक है? बस। चार्टर्स के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा, ये जस्ट आपने रीड करना है इस पॉइंट को, ठीक है? और ये चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। लीडरशिप के बारे में जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लीडर के अंदर कौन-कौन सी होनी चाहिए, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड, प्रोएक्टिव, सपोर्टिव, कमिटमेंट, इनिशिएटिव, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा जो न्यू बुक्स हैं ना, उनके अंदर ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे जो है ना वो एंड हो जाएगा। मेन चीज़ें जो हमने इसके अंदर रीड की हैं वो हमारे पास लीडरशिप थ्योरीज़ आ जाती हैं, ठीक है? लीडरशिप थ्योरीज़ के बाद हमारे पास मैनेजमेंट का प्रोसेस आ जाता है। तो यही चीज़ है जो आपने अच्छे से जो है वो